हाँ भाई, तो तारों का टिमटिमाना देख लीजिए। क्या होता है कि जैसे ये रात का टाइम है, कब का टाइम है? इसी पे आप रोक दिए थे, रात नहीं होने दिए थे। रात का टाइम है, तो रात में पृथ्वी अपनी उष्मा को त्यागती है। क्यों? वातावरण ठंडा, पृथ्वी गर्म, तो हमेशा उष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, और तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं के ताप समान, उष्मा समान नहीं, ताप समान हो जाए। दोनों में अंतर है जमीन और आसमान का, उष्मा और ताप में आप पढ़े होंगे ना। अब ये क्या अंतर नहीं पढ़ाएंगे, नहीं फिर एक लेक्चर खराब होगा। ये 11वीं का पूरा एक टॉपिक है ना। उष्मा एक ऊर्जा है और ताप एक मापन है। जैसे आप कप बहुत गर्म है, मतलब तो आप ये बोलते हैं गलत है, उसका ताप ज्यादा है। ठीक, मान लो उसने 10 कैलोरी एनर्जी रख रखी है, और एक टब है, उसको और कप को दोनों को एक छोटे वाले बर्नर पे रख दो कप, और बड़े वाले बर्नर पे रख दो टब, गर्म करना शुरू कर दो। प्लास्टिक का नहीं है टब, नहीं कुछ लोग कहेंगे सर उसमें पिघलना शुरू हो जाएगा। पानी होगा तो नहीं पिघलेगा, सरफेस खराब होगी, नीचे की सरफेस पिघल जाएगी, लेकिन जब पानी जहां से आएगा वहां से पिघलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ली गई उष्मा बराबर तब तक नहीं पिघलेगा जब तक 100 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। तो उस टेम्परेचर से ऊपर जब जाएगा तब ऐसा होगा। वो तो बात की बात है, छोड़िए। जैसे आप फाइबर का ग्लास ले लीजिए, पानी रख लीजिए, नहीं पिघलेगा ना, ये सब देखा होगा दैनिक जीवन। तो अब सुनिए, हम क्या बता रहे थे, टब में गर्म करिए पानी, कप में गर्म करिए। टब में 10 मिनट पानी गर्म करिए, कप में 1 मिनट पानी गर्म करिए। कप वाला छुइए, है ना, और टब वाला छुइए। एनर्जी किसके पास ज्यादा है? टब के पास। तो इस उष्मा उसके पास ज्यादा है, और ताप किसका ज्यादा है? उष्मा कम है, थोड़ा सा उष्मा है, थोड़ा सा मतलब तुरंत है। जैसे उतने ही पानी के पास तो उष्मा है, और वहां उतने पानी के पास तो उष्मा उसके पास ज्यादा, उसके पास ताप ज्यादा है। थोड़ा अंतर समझ गए होंगे। तो कुल मिला के उष्मा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। हाँ, जो स्थानांतरित होती है उसी को कहते हैं उष्मा। एनर्जी मतलब एनर्जी ट्रांसफर होती है। उष्मा ऐसे ना याद करो, ऐसे याद करो कि उष्मा ऊर्जा है। जब आप ऐसे याद करेंगे कि उष्मा एक ऊर्जा है, तब दिमाग में रहेगा। और ताप एक मापन है, जो आपको हिट करता है, वो ताप है। बहुत गर्म है, बहुत ठंडा, ये हम गलत बोलते हैं। ताप ज्यादा है, ताप कम है, ये सही शब्द है। समझे? इस वस्तु का ताप ज्यादा है, इस वस्तु का ताप कम है। तो पृथ्वी रात में ठंडी हो जाती है, उष्मा त्याग कर। पृथ्वी अपनी उष्मा त्याग कर रात में ठंडी हो जाती है। तो ठंडी हो जाती है तो क्या फंस रहे हो? तो उष्मा त्याग के जब ठंडी होगी तो ठंडी चीजें पास पास होती हैं, गर्म चीजें दूर दूर होती हैं। ठंडी चीजें पास पास होती है, गर्म चीजें दूर दूर होती है, फैल जाती है ना। ऐसे क्या करो, सच्चाई है भाई। अभी पानी गर्म कर दो, फैल जाएगा ना, वाष्प बन जाएगा, और ठंडा कर दो तो पास आ जाएगा। बहुत पास आने की बात नहीं हो रही है ना। बर्फ प्रकृति में एक सिंगल है जो थोड़ा सा उल्टा व्यवहार दिखाता है, बाकी सब लोग वही सेम व्यवहार दिखाते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये जो आसपास की वायु है, ये सघन हो गई विरल? बोलेंगे ज्ञान की बात, सघन हो गई। और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं ये विरल हो गई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। पास की वायु ठंडी है, दूर की वायु सापेक्षिक रूप से गर्म है। सही बात है कि नहीं भाई? जितना ऊपर चलते चले जाएंगे वहां पे वायु ही नहीं है, सघनता तो कहाँ आएगा? सघन विरल तो तब होगा जब होगा ना। तो वहां तो कैसे कम होगा? हाँ? ताप नहीं कम होगा। दाब कैसे कम हो रहा है? मॉलिक्यूल कम हो गए ऊपर ना। जो गैस है इस पर ताप नीचे की ओर तो लगता है, जितने भी गैस है। तो सुनो, तो ये तारा है स्टार। क्या है? स्टार। ऊपर की वायु विरल, नीचे की वायु सघन होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए, कंटिन्यू।
टू बी कंटिन्यू। तो जब ये विरल से सघन में जाएगी, आप यहाँ खड़े हैं ना, कुछ लोग कहेंगे सर इस गुब्बारे के अंदर जाएंगे कैसे, इस धुआं के अंदर? ये धुआं नहीं है, ये हवा है, हमने उसको सघनता से दिखाया है, ठीक, यहाँ सघन है। तो यहाँ से जब किरण इससे तारे से किरण चली तो सघन से विरल की ओर चली कि विरल से सघन की ओर? तो अविलंब से बिल्कुल सही जवाब। तो अविलंब की ओर थोड़ी सी झुकी, फिर और सघन हुआ और झुकी, फाइनली आंख पे पहुंच गई। आंखों की औकात क्या नहीं है, किरण को मोड़ के, आंखें किरण को मोड़ के देख नहीं सकती। तो इसको ये कहाँ दिखाई देगा? यहाँ ये तारा दिखाई देगा कि नहीं? अच्छा, हवा चलती रहती है, हवा चलने के कारण विरलता सघनता में परिवर्तन होता रहता है। अरे जानते होंगे ना? तो हवा के कारण इसमें जो परिवर्तन आता है, तो कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा। तो इसकी स्थिति बदलती हुई दिखती है, इसलिए उसको कहते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। कोई कोई तारे चलते भी रहते हैं, चलते भी रहते हैं आकाश में जैसे। नहीं, वो एक्चुअल में तारे नहीं है, वो कोई जैसे यान मान होगा ऊपर, उसमें लाइट जल रही है, तो वो मूवमेंट करता हुआ दिखेगा आपको। तारे की तरह ही दिखता है सर, लाइट होता सर? नहीं, तो लाइट कोई भी चीज आपको कोई तरह थोड़ी होता है। तारा आपको दिखता है, जहां पे लाइट दिखी उसको आपने तारा कहा। आकाश में लाइट दिखती है तो उसको आप क्या कहते हो? तारा। और वो किससे आ रही है आपको इससे मतलब थोड़ी होता है। जैसे जहां से लाइट आ रही है, अब जैसे पूरा प्लेन है, प्लेन की लाइट आपको दिखेगी नहीं अंधेरे में, लेकिन वहां उसमें जो बल्ब लगे होंगे या जहां सिग्नल के लिए लाइट लगी होगी ना, उसकी पल्सेस तो आती हुई दिखेंगी ना, और वो प्लेन मूव कर रहा है तो आपको वो मूव करता हुआ दिखाई देगा। तारे जनरली मूव करते हुए दिखाई जो देते, थोड़े बहुत दिखाई देंगे, ऐसा नहीं कि भागते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और देखिए, बहुत सारे तारे आज तक आप देख ही नहीं पाए हैं, और बहुत सारे ऐसे तारे हैं जिन्हें बहुत साल बाद देखेंगे। आज आप रात में छत पे देखेंगे तो ये कंफर्म नहीं बता सकते कि ये सारे तारे हम कल देखे थे। हम बता सकते हैं 5 तारा गिने थे, अभी भी देखते नहीं, वो 5 देख क्या सप्तऋषि वाला सप्त तारा। सुनिए सुनिए, जो लाइट चली ना आपकी आंख पर आएगी तो वो आपको दिखाई देगा। बहुत लोगों से लाइट चली अभी तक पहुंची ही नहीं अर्थ पे, तो आपको कैसे दिखाई देगा? बहुत की कोई ऐसी भी तो लाइट तारा हो सकता है जिसकी रात में, आधी रात में पहुंची हो, तो आज वो दिखाई दिया कई करोड़ साल बाद। कई करोड़ साल पहले लाइट चली और आज आपको दिखाई दी, तो वो जो इतने इतने से दिखते हैं, साइज उनका अलग अलग हो सकता है, और आप लाइट देख के नहीं बता सकते कौन सा तारा बड़ा है कौन सा तारा। हो सकता है बहुत दूर हो, उससे लाइट आ रही हो, तो वो कैसा दिखाई देगा? छोटा। एरोप्लेन जस्ट खोपड़ी के करीब होता है, उसकी लाइट आ रही है, तो उसकी लाइट रियलिटी में छोटी है, लेकिन वो आपको उतनी दिखाई देती है ना, तो वो डिस्टेंस पे मैटर करता है। तो ये जो लाइट चलती है ना, जैसे सूर्य हमको अभी वाला नहीं दिखाई देता है, कब वाला दिखाई देता है? अभी यहां से बाहर निकलो, ऐसे सूर्य देखो, तुरंत देखोगे तो सूर्य थोड़ी दिखाई दे रहा अभी वाला, 8 मिनट 20 सेकंड पहले वाला सूर्य दिखाई दे रहा है। जो लाइट चली वो 8 मिनट 20 सेकंड बाद पहुंची ना, 500 सेकंड बाद पहुंची ना। पृथ्वी पे कितने सेकंड बाद पहुंची? 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड, ऐसे बोल दो। तो 500 सेकंड बाद पहुंची, तो जो लाइट तुम्हारी आंख पे पहुंची तभी का तो दिखेगा, तो तुरंत वाला थोड़ी दिखेगा। तो सूर्य कितने मिनट पहले वाला दिखता है? 8 मिनट 20 सेकंड पहले वाला। उसके बाद की स्थिति उसकी बदल चुकी है, लेकिन आपको दिखा लेट में। समझे? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही मतलब जो भी तारे आप देखते हैं वो आज वाले नहीं देखते हैं, कई करोड़ साल पहले वाले देखते हैं, क्योंकि जब वो धीरे धीरे नहीं प्रकाश के चाल से आई होगी, लेकिन वो कई प्रकाश वर्ष दूर है। वहां से लाइट चली थी, अभी तक पहुंची नहीं, आज मान लो पहुंची है, तो कई करोड़ साल पहले चली, आज पहुंची, तो हमें आज वाला वो, अब आज जो लाइट चलेगी वो तो कई करोड़ साल बाद पहुंचेगी ना। तो हमें तारा कौन सा दिखाई देगा? करोड़ साल पहले वाला।
नहीं आया? उसकी स्थिति बदल चुकी होगी, हो सकता है ऐसा भी हो गया हो। समझे कि नहीं समझे? नहीं आया? तारे पे पहुंचना हो सर, तो पहुंचते पहुंचते तो खत्म हो जाएगा, तारा है। तारा कैसे खत्म हो जाएगा? तारा कोई भी वो, जैसे आप ये बोल रहे हैं जो वायुमंडल, जो ब्रह्मांड में आपके ग्रह नक्षत्र होंगे ना, तो उनसे जो लाइट आ रही है उसी को आप तारा बोलते हैं। जो रात में आपको लाइट दिखाई पड़ रही है, तो कुल मिला के सूर्य भी तो एक तारा ही है। सूर्य से ज्यादा एनर्जी आ रही है क्योंकि सूर्य पास है, तो सूर्य पास है तो आपको ज्यादा पास, वो ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन वही बहुत लोग बहुत दूर हैं, तो इसलिए वो छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो समझ में आया? तो आप इतने बड़े से तो आपको वो वाला फोटो देखा जा सकता है कि नहीं? आपसे मतलब आपको वैसे खेलते हुए आज भी कोई देख सकता है कि नहीं? देख सकता है? नहीं। आप पे लाइट टकरा के कहीं गई होगी। मान लो किसी ग्रह पे कोई बैठा हो जिसपे आज आपकी लाइट पहुंची 20 साल बाद, आप 10-15 साल के हैं ना, मान लो आपसे लाइट 15 साल पहले टकराई थी, कहीं पहुंची 15 साल बाद, तो आज वाली आपको दिखोगे कि 15 साल पहले वाले? तो अभी तो आप खेल रहे होगे ना। सही बात है? नहीं आया? बात समझ में आ रही है ना? तो करंट वाली चीजें नहीं दिखती हमको, तुरंत वाली। अगर पहुंच जाए किसी जुगाड़ से, उसी ग्रह पे पहुंच जाए तो मतलब, या उस ग्रह से परावर्तित करा लो, कोई जुगाड़ हो, वहां मिरर लगा दो, उससे टकरा के लाइट वापस आ जाए, तुम यहाँ देख लोगे, अरे ये हम इससे है ना, कपड़ा भी नहीं पहनते, इतने गंदे थे तुम, तुम्हारी नाक बहती थी, कुछ लोग तो ऐसे लंबा लंबा खींचते। वो सब दिख सकता है कि नहीं दिख सकता है? सब कोई ना कोई देख सकता होगा। नहीं आया? आया। हाँ, वही कह रहे हैं। तो आप बहुत साल बाद वाले भी दिख सकते हैं कि नहीं? देख सकते हैं। नहीं, जैसे तुमसे रिफ्लेक्ट हुई ना, सूर्य की लाइट टकरा के तुमसे रिफ्लेक्ट हुई। अच्छा, वो हमको दिखाई क्यों नहीं देते हो? जैसे तुम अपने घर पे रहते हो, हमको नहीं दिखाई देते हो क्योंकि इतने कम मात्रा में तुमसे लाइट टकराई है ना कि वो बिखर गई है। बिखरने के बाद लाइट तब हमको वस्तु हमको कब दिखाई देती है? जब किरणें आके मिलती हैं। इस बिंदु पर ढेर सारी मिल गई तो यहाँ पे वस्तु हमको दिखाई देगी। अब तुमसे टकराई ही थोड़ी बहुत लाइट है, तो थोड़ी बहुत चली तो वो आकाश में बिखर गई। नहीं समझे? तो ऐसे एक जगह हमने उसमें कहीं उस पे देखे थे हम, डिस्कवरी पे, कि कोई महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उसमें की तलवारें की खनक आज भी सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं? तो सुन सकते हैं भाई, लेकिन वो सिस्टम लगाना पड़ेगा कि आपको जितना साउंड है कहीं तो उसका साउंड पहुंचा होगा ना, उसको मशीन लगा के परावर्तित करना होगा, एक पॉइंट पे कहीं कंसीडर करना पड़ेगा, तब आपको सुनाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, आप कहाँ कर पाएंगे ना? एक बार जो उत्पन्न हो गया है, लाइट या ध्वनि दोबारा खत्म नहीं होगा। कहाँ, वो इंटेंसिटी कम हो जाती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप रोड वाले थोड़ी मेरी आवाज सुन रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये फैल गई, जाते जाते नहीं। यहाँ पे अभी तुम्हारे ऐसे सीधे जा रही है, फिर धीरे धीरे इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है ना, तो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। मॉलिक्यूल की एनर्जी 100% इलास्टिक मॉलिक्यूल नहीं है, प्रत्यास्थ नहीं है। जब मैंने बोला तो ये वाले ने तो ज्यादा ट्रांसफर किया, उसके पड़ोसी ने ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, एनर्जी खत्म हो गई, तो वो एनर्जी तो डिस्ट्रॉय भी हो जाती है ना। ये मॉलिक्यूल के इलास्टिक नेचर के कारण, अगर सारे मॉलिक्यूल इलास्टिक हो जाए ना तो ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग वो साउंड नहीं भी सुन सकते, ये कहा जाए तो। अरे मॉलिक्यूल ने एनर्जी लॉस कर दी होगी ना, लेकिन वो एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में अवेलेबल होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी कभी खत्म नहीं। तो उस एनर्जी को हम फिर से कन्वर्ट करके वापस से ले सकते हैं। कुल मिला के कहानी को आगे बढ़ाते हैं भैया। तारे टिमटिमा चुके हैं, पेंसिल को मोड़ के दिखाते हैं। तुम पानी में पेंसिल तो डाले होगे ना, पेंसिल या डंडा, तो लगता है वहीं से इसे टेढ़ा हो गया है, होता है ना? कांच वाले ग्लास में ना दिखता है कि नहीं दिखता? क्यों?
हाँ, ये रही आपकी सुंदर सी ये ऐसे कुछ है ना, भी सीधी है, वो लगभग थोड़ी बहुत टेढ़ी हुई तो उसे सीधी मान लीजिएगा। यहां तक मान लो ये पानी में डूबी हुई है, ठीक है। तो जो किरण सीधी जाती है सतह से वो तो सीधी निकल जाएगी ना। अरे सही बात है कि कहीं से कहीं जाए, अगर लंब गिरी तो सीधे जाएगी। 90 डिग्री पे गिरेगी, परावर्तित हुई तो 90 पे आएगी, अपवर्तित हुई तब भी तो सीधी जाएगी, उसमें कोई डिजाइन नहीं चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। इधर देखो ये किरण गई इस पेंसिल की नोक से, बहुत सारी लाइट इस पे आके इंसिडेंट हुई होंगी, फिर रिफ्लेक्ट हुई होंगी ना, परावर्तित हुई होंगी ना, ऐसा ही बात है ना। तो ये बाहर जाएगी कि नहीं? तो विरल से सघन में जाएगी ना। वेरी गुड। ये वाटर है ना, वाटर है तो ये कैसा है? सघन है, और वायु है तो विरल है। तो सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, इसमें कोई डाउट? रियलिटी में ऐसे जाती है, फैल गई, और यहां पे आपकी खूबसूरत आंखें, कौन कह रहा है भैंस की आंख? तो इसको पीछे बुलाइए, आंखों की क्या औकात नहीं है? किरण को मोड़ के देखने की औकात नहीं। यहां पे नोक दिखेगी ना? एक लाइट ये है, एक लाइट ये है, दोनों लाइट जहां काटेंगी वही तो इमेज बनेगी। तो देखो अब नोक कहां दिखेगी? यहां। तिराई का मास्टर गलत पढ़ा रहा है। तो यहां से पेंसिल ऐसे मुड़ी हुई अपीयर होगी। झमसिंग नॉट आ गया होगा बेटा, समझ में आ गया होगा। सोचिए पानी में देखेंगे तभी टेढ़ी दिखाई देगी, जैसे पानी में घुस के नहीं देखना है, नहीं तुम ग्लास में मुंडी डाल दो, ऊपर से ही देखोगे तो। अरे पेंसिल को डाल देना, तुम सिंपली देखोगे तुम्हें टेढ़ी पेंसिल दिखाई देगी बस। बर्तन की सतह से देखेंगे तो अब कहां से देखना चाहते हैं आप बताइए? कहीं से देखेंगे, बाहर ही से तो देखेंगे कि मुंडी डाल के देखेंगे पानी में, हैं? मुंडी डाल के देखेंगे तो वही दिखेगी। अगर बढ़िया सा ग्लास व्लास ऐसा लगा लीजिए जिससे कि आप उसमें भी खोल सके, है ना, अपने चक्षु। चच्चू नहीं बेटा, चच्चू। ये यहां तक पानी भरा हुआ है, इसमें सिक्का डाल दीजिए तो ऊपर दिखाई देता है, तली ऊपर दिखाई देती है ना। तो मान लो कॉइन है तो कॉइन यहां दिखाई देगा कि थोड़ा ऊपर दिखाई देगा? क्यों? देखो यहां से एक लाइट गई, वो सीधी गई। एक लाइट किसी एंगल पे भेज दो, पीछे बुलाओ, यहां पे दिखेगा ना ये सिक्का। तो सिक्के का तल उठा हुआ दिखाई देता है, या जल का तल उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसे गिलास से काट ले, ऐसे नीचे से देखेगा, उठा दिखाई नीचे से। तो ग्लास से देख रहे हैं यार, ऊपर से वाटर से देखना है, ग्लास से देखोगे तो और मोटा दिखाई देगा, है ना, क्योंकि ग्लास तो और डेंसर मीडियम हो गया वाटर के रेस्पेक्ट में। इतना ठीक है। ये हो गया तारों का टिमटिमाना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, तल उभरा हुआ दिखाई देना। सूर्योदय सूर्यास्त करा दिया जाए। क्या करा दिया जाए? सूर्योदय और सूर्यास्त इसी में दिखा देते हैं ना। सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय 2 मिनट पूर्व हो जाता है और सूर्यास्त 2 मिनट पश्चात होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त 2 मिनट पूर्व और पश्चात में क्यों दिखाई देते हैं? सूर्योदय तथा आज तुमको बताते हैं भगवान कृष्ण ने क्या किया था। अरे उनको मारने में मदद नहीं की थी जयद्रथ को। सूर्यास्त हो चुका था, जयद्रथ हंस रहा था, फिर अर्जुन दुखी हो गए थे, सैया अपनी बना रहे थे, चिता बना रहे थे, मरने जा रहे थे, तब तक सूर्य निकल आया। जयद्रथ खोपड़ी खड़े होकर मजा ले रहे थे।
मरे बेटा बस निकाले कह ले निकलो, है ना। तो ऐसे ही कुछ कांड किए होंगे कृष्ण जी। फिजिक्स, कृष्ण जी को तगड़ी फिजिक्स आ रही होगी। अभी तुमने 11th में नहीं पढ़ा, नहीं तो तुमको हम बताते कि कृष्ण जी वाली बांसुरी देखे होगे, कभी ऐसे पो पो नहीं बजाते थे, साइड से बजाते थे, है ना। उसमें सम सन्नादी विषम सन्नादी दोनों होते हैं, इसलिए वो साइड से बजाते थे, है ना। ये सब तुमको बताया गया होगा, लेकिन लॉजिक नहीं बताया गया होगा ना। तो कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते हैं तो साइड से क्यों बजाते हैं, मतलब हम लोग जो खरीदते हैं उसमें तो आगे बना होता है ना, तो है ना। लेकिन कृष्ण जी वाले में देखा होगा ऐसे, तो इसमें मधुर ध्वनि निकलेगी, क्योंकि उसमें दोनों प्रकार के सन्नादी उत्पन्न होंगे, सम सन्नादी और विषम सन्नादी। खैर, कितना अद्भुत है। आप सोचो भगवान कृष्ण को कितना आप जानते हैं तो सर आप बजा सकते हैं। जानना और होना दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ा सकता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं चंद्रमा पे जाके वहां दिखा सकता हूँ ये पहुंच गया। एस्ट्रोनॉमी, तू हर चीज जानता है, तू कर सकता है। छत से गिरेगा आत्महत्या कर लेगा, मर जाएगा, छत करके दिखेगा क्या। हम कह रहे हैं छत से गिरोगे मर जाओगे, ट्राई करोगे। नहीं जानते तो ये बात जानते होंगे ना। बहुत लोग तुम्हारे यहाँ फांसी लगाए होंगे, मर गए होंगे, जानते हैं ना कि मर जाएंगे। आप ये बात जानते हैं कि नहीं जानते। उसका अनुभव कर सकते हैं, थोड़ी ऊंचाई से कूद कर देख सकते हैं। नहीं, ट्राई करिए। ऊंची ऊंचाई से तुम कैसे फील करोगे, मरने पे क्या फीलिंग आती है। ये मरने में फीलिंग, पैर टूटना और फिर मरना दोनों डिफरेंट बात है। ये लो, उसमें से अभी कुछ निकला ही नहीं, निकलेगा ना अंदर से, तब सही फीलिंग आएगी। नहीं, ऐसे बहुत सारी बातें आप जानते हैं लेकिन वो करते नहीं है। सही बात है कि नहीं। जो चीज जान गए सब कर देंगे क्या। बताओ, ये हमको मैकेनिक को लाना चाहिए। तुमने कहा नहीं कि हम ये लोगों को सिखाएंगे और वो लोग ऐसे आएंगे और कर देंगे। हम इंजीनियर बनेंगे, मैकेनिक नहीं बनेंगे। ठीक है, चलो देखो, इसको कहते हैं क्षितिज। क्षितिज सुने हो नहीं सुने हो। क्षैतिज नहीं, क्षितिज माने आकाश, ऐसा सुने हो ना। तो किसी बेसिस पे तो होगा। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन, 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 और हिंदी में बोलते हैं एक बार बता चुके हैं, दोबारा फिर जान लीजिए क्षितिज। हमको पता है ना, कुछ लोग समझ रहे होंगे मास्टर वर्क आ नहीं रहा तो वो क्षैतिज को क्षितिज कह रहा होगा। नहीं, ऐसे लोग सोचते हैं, परंतु इसमें कोई सच्चाई वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे खड़े स्मार्टी, अरे तो तुमको क्या कहते हैं, गधार्टी। स्मार्टी कहेंगे, मेरे हिसाब से तुम स्मार्ट हो, तुम्हारे हिसाब से तुम पता नहीं कैसे। तो ये सूर्य है, इसी बात करते ही पृथ्वी में हमेशा यही सामने रहता है सूर्य। हर पोजीशन पे तो होगा यार, जब पृथ्वी घूमेगी तो। अरे यहाँ सूर्य है, ये घूमी ये घूमी ये घूमी, तो हर पोजीशन पे तो सूर्य होगा। चलो, तभी तो यहाँ जिनके सामने पड़ा उनको रात दिन, और यहाँ रात हुई, नहीं तो रात ये दिन नहीं होगा। ऐसी ऐसी बात कर दो, गधा छाप एकदम, कुछ हाई फाई बात किया करो। अरे यहाँ कैसे बना दी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, यहाँ बनाओ। अरे सही बात है ना। तो देखो, सूर्य के समीप वायु गर्म होगी कि ठंडी, गर्म, और पृथ्वी के समीप ठंडी। ये चाहे सूर्योदय बात कर लो चाहे सूर्यास्त, दोनों टाइम ठंडा होता है मौसम। सही बात है। तो देखो, विरल से सघन की ओर चली, सघन से विरल, है ना। तो विरल से सघन की ओर चली तो अभिलंब की ओर झुकेगी ना।
थोड़ा सा ऐसे झुक गई, थोड़ा सा ऐसे झुक गई, थोड़ा सा ऐसे झुक गई, तो ये आंख पर ऐसे यहाँ पहुंच गई ना? बोलो तो मोड़ के देखिए ना, क्या औकात नहीं है? तो इसको ये सूर्य यहाँ क्षितिज से ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा रियलिटी में सूर्य है ही नहीं है वो सूर्य वहां। सूर्य यहाँ है, दिख कहाँ रहा है? यहाँ। तो इसका मतलब है कि ये कितने डिग्री का इसमें चेंज आया, इसकी स्थिति से इसकी स्थिति में हाफ डिग्री का चेंज आ जाता है। कितने डिग्री का चेंज आ जाता है? हाफ डिग्री का चेंज आ जाता है, जिससे 2 मिनट का चेंज आ जाता है। तो सूर्योदय आपको 2 मिनट पूर्व, अभी यहाँ आता तो दिखता, लेकिन ये तो पहले ही दिखने लगा ना। सूर्य अभी बाहर आया है क्या? नहीं। क्षितिज मतलब पृथ्वी ऐसे नहीं घूमी, कुल मिला के कहानी है। तो क्षितिज को अभी नहीं क्रॉस किया है, लेकिन सूर्य दिखने लगा कि नहीं? बोलो भाई, दिखने लगा ना। तो 2 मिनट पूर्व दिखाई दे देता है सूर्य, ठीक। और ऐसे सूर्यास्त की अगर बात करें, किसकी बात करें? सूर्यास्त की। सेम कंडीशन ये, सूर्य रियलिटी में यहाँ है, रुक जाओ, फिर धीरे 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 सूर्य यहाँ पहुंच जाएगा ना? पहुंच जाएगा। लेकिन विरल से सघन में सूर्य की किरणें आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी कि नहीं आएंगी? तो सूर्य यहाँ दिखाई देगा कि यहाँ दिखाई देगा? नहीं, सूर्य यहाँ आ चुका है, लेकिन यहाँ दिखाई देगा कि यहाँ दिखाई देगा? ऊपर ही दिखाई देगा। तो रियलिटी में सूर्यास्त हो चुका है कि नहीं हो चुका है? लेकिन अभी भी ऊपर दिखाई दे रहा है। यानी ये सोच लो, पृथ्वी तो घूम गई होगी उतना ना। तो हम पृथ्वी को घुमाने की बजाय सूर्य की पोजीशन का बता रहे हैं। वो एक ही बात है, रिलेटिव में चाहे सूर्य मान लो चाहे पृथ्वी मान लो, सापेक्षिक होता है ना। मैं आगे चल रहा हूँ तो पीछे जा रहा है, तो तुम पीछे जा रहे हो क्या? नहीं, रिलेटिव में जा रहे हो ना। मैं देख रहा हूँ साफ साफ जाते हैं, तो मेरे सापेक्ष जा रहे हो, तो पृथ्वी घूम रही है, उसके सापेक्ष में मान लो सूर्य घूम रहा है। तुमको कभी पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देती है क्या? अरे दिखती है ना, पृथ्वी घूमती हुई दिखती है ना? अगर ऐसा हो तो बताओ। तुम अंतरिक्ष में बैठे हो, अभी तो तुम यही हो ना यार। तो तुमको सूर्य की पोजीशन चेंज होती हुई दिखती है कि नहीं दिखती है? दिखती है ना। तो सूर्य की पोजीशन हम चेंज करके इसलिए बता रहे हैं। हाँ देखो, चंद्रमा साथ साथ कह रहे हैं कि जैसे रात में ऐसा अक्सर सबने ऑब्जर्व किया, जैसे लगता है हम साथ में ही जा रहे हैं। दिन में तो सूर्य के साथ चलता है। हाँ, क्योंकि रिलेटिवली आप जानते हैं कई किलोमीटर चलो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। ये तो कई बहुत बड़ा डायमीटर होगा ना, व्यास, उसके सापेक्ष आप 100-200 किलोमीटर चलोगे तब भी नहीं फर्क पड़ेगा। नहीं आया। तो सूर्योदय कितने मिनट पूर्व दिखाई दिया? 2 मिनट। कितने डिग्री का चेंज आया? आधे डिग्री का चेंज आया। सूर्यास्त कितने मिनट पश्चात हुआ? 2 मिनट पश्चात। और कितने डिग्री का फिर चेंज आया? तो पूरे दिन भर में कितने डिग्री का चेंज आ जाता है? 1 डिग्री का चेंज आ जाता है। और कितने मिनट का चेंज आ जाता है? 4 मिनट का। तो 2 दिन में 8, 3 दिन में 6। अच्छा, ये गणित बढ़िया है। 4 दूनी 8, यही 10, 12 मिनट का ना। ऐसे करके एक ना कभी एक ऐसी स्थिति आएगी कि दिन में रात हो जाएगा ना बेटा। देख लो, पागल हो तुम, कुछ भी तुमसे कहलवा लो, दिन में रात हो जाएगी। एक दिन पड़ जाए। तुम तो गाना सुना रहे हो जैसे दिन में रात ना हो जाए। नहीं सर, ये सब फर्जी डायलॉग बता रहे थे। एक दिन में जो 2 मिनट का चेंज आया ना, वो अगले दिन फिर उतने ही टाइम पे 2 मिनट का चेंज आएगा। ये थोड़ी कि अब 4 मिनट का, जैसे 2 मिनट पहले सूर्योदय हुआ था तो अब 4 मिनट पहले हो जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझे। जैसे आज हुआ 5:58 पे सूर्योदय, रियलिटी में वो 5:58 पे हुआ है कि 6 बजे हुआ है? 6 बजे हुआ है। रियलिटी में 6 बजे हुआ है, लेकिन 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई दिया है ना। तुम्हारे हिसाब से वो 5:58 पे हुआ है, लेकिन तुम्हें कितने बजे दिखाई दिया? दिखाई 5:58 पे दिया है, और हुआ है रियलिटी में वो 6 बजे। ये समझ में आया? तो कल फिर यही घटना दोहराई जाएगी। 5:58 पे दिखाई देगा, लेकिन रियलिटी में वो 6 बजे ही निकलेगा। नहीं समझे?
नहीं रजाई ओढ़ के सो दियो न दिखाई, सबरवो न दिखाई, दिन ना दिखाई, है ना। कोहरा होगा तो नहीं दिखाई देगा भैया, तो वो तो कवर कर दिए ना। अब तुम घर में रह के सूर्य देखना चाहते तो कैसे होगा, वैसे उसके ऊपर लेयर जम गई। सूर्य उदय नहीं हुआ रहता सर, तो हमको वो मतलब हमको पहले दिखाई देता है 2 मिनट पहले। तो सर सूर्य उदय ही नहीं हुआ तो सर प्रकाश मेरे आंखों पर कैसे आया? गलत बात करते हो, सूर्य के पास तो हमेशा प्रकाश है ना बेटा। फिर वही बच्चों वाली बात करने लगे। सूर्य के पास प्रकाश हरदम रहता है, हमेशा रहता, लेकिन रात को तो नहीं आता ना। तो पीछे अर्थ के पीछे वही भी थोड़ा देखो, देखो इधर देखो, ये सूर्य है, पृथ्वी यहाँ पहुंच रही है, पहुंच रही है, पहुंच रही है, तो उसकी लाइट आप तक पहुंचने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही पहुंच गई, ये कह रहे हैं हम। कैसे संभव है? तुम टॉर्च लिए खड़े हो, मेरे पीठ पे लाइट गिर रही है क्या? अभी तो सामने गिर रही होगी, अभी अभी थोड़ा सा साइड हुई होगी ना यार। अब टॉर्चवा नहीं साइड में जला देना, अभी यहाँ कंधे पर, अभी पूरा बैक पे थोड़ी आई है, अब बैक पे आई है, तो लाइट आने वाली है ना बैक पे, तो इसका मतलब, लेकिन तुम्हें 2 मिनट पहले ही वो आती हुई दिख जाएगी, ये कह रहे हैं हम सर। आधे ज्यादा लोगों को उड़ गया है, समझ में नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया कि सूर्योदय हमको 2 मिनट और कितने डिग्री का चेंज आ जाता है, 8 डिग्री का, और सूर्यास्त हमको 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। रियलिटी में 2 मिनट पहले ही सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन 2 मिनट बाद वाला सूर्य भी दिखाई देता है। यहाँ आ चुका है सूर्य, क्षितिज के नीचे आ चुका है, लेकिन तब भी तुम्हें दिखाई देगा, समझे कि नहीं? तो सूर्योदय 2 मिनट पूर्व और सूर्यास्त 2 मिनट पश्चात दिखाई देता है, क्योंकि और एक सूर्योदय में कितने डिग्री का पार्श्विक विस्थापन आ जाता है, 8 डिग्री का पार्श्विक विस्थापन आ जाता है, जिसके कारण 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। ऐसे ही रात्रि के समय आधे डिग्री का पार्श्विक विस्थापन आ जाता है, जिसके कारण 2 मिनट पश्चात दिखाई देता है। ये बात समझ में आ गई क्या? तो सूर्योदय सूर्यास्त हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके सारे कंडीशन अपवर्तन के हमने पढ़ लिए हैं ना, अब समझ में तो आ गया होगा ना? यस। अपवर्तन में कोई एग्जांपल और थोड़ी बचा है नोट्स में, जो भी हो। अब देखिएगा, एक वो देख लीजिए एग्जांपल ऐसे, ये पट्टिका है, क्या है? पट्टिका, कांच की पट्टिका। क्या है बेटा ये? कांच की पट्टिका। इसके लिए डेरिवेशन है, ये काम का नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये रे आई, अगर ये कांच नहीं होता तो ये सीधे निकल जाती। यस। इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जान है। अच्छा, वीडियो में तो आएगा, लोग सोचेंगे वास्तव मास्टर लोग नहीं आ रहा है। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब ये विरल से सघन आ रही है कि सघन से विरल? विरल से सघन, तो अविलंब ये मुड़ी ना। अच्छा देखो, ये एंगल आई होगा ना? क्या होगा चाचा? आर होगा ना? शीर्षा विमुख नहीं है क्या? शीर्षा विमुख में समान नहीं होगा, बहुरा आ गए हो। तो ये आई है, तो हम ये पूरा पूछ रहे ना, ये आ है ना बेटा? कह रहे ये कोई बात है, जो पूछना है वो पूछते ही नहीं हो, फालतू चीज पूछ लेते हो, है ना? इस पूरे को क्या कहेंगे? क्या ये I माइनस आर है? अब की बार काम किया होगा तुम्हारा। I माइनस आर, ये एंगल कितना है? अभी तक क्लियर है ना? यहाँ पे 90 डिग्री का बना ले कोण,
ठीक, अभिलंब। अब ये सघन है कि विरल? कांच। और ये अभिलंब। बहुत बढ़िया जवाब। क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट या पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक नहीं है, नहीं तो कुछ लोग पश्विक कहे, पार्श्विक विस्थापन चल जाएगा क्या? इस पट्टिका की मोटाई T है। ये आपके लैब में होती है, कांच की पट्टिका एक है। ठीक, अब सुनिए, इतने में कोई टेंशन नहीं है ना। यहां से इस पे अभिलंब डाल दिया, ये 90 डिग्री है, इतने में कोई दिक्कत? तो पहले ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, देखिए PQRS, ये तो PQRS किरण है ना, है ना? M। अब देखो QRM त्रिभुज ले रहे हैं। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? QRM। तो त्रिभुज QRM में, त्रिभुज QRM में ये एंगल ले रहे हैं साइन I माइनस आर, साइन I माइनस आर। ये कोण हो गया, तो कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब। वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा? RM। लंब की वैल्यू क्या है? इस त्रिभुज में साइन थीटा इक्वल्स आधार बटे कर्ण होता है ना? क्या होता है साइन थीटा में? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसमें? लंब सर RM है और कर्ण सर QR। वही पूछ तो रहे हैं। लंब क्या है? और कर्ण क्या है? QR। ये चलेगा? हमको QR दोनों में बराबर। अभी ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला देखो, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, तो इसमें ये उभयनिष्ठ हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा ना? तो इसलिए हम इसको ले रहे हैं पहले ये QR। तो अब QR निकाल लो यहां से, बोलो। अरे यार बड़े देर बाद बोले भैया तुम। समीकरण नंबर 1, कोई टेंशन? ऐसे ये वाला त्रिभुज ले लिया जाए। नाम बोलो त्रिभुज का। NR में ये भुजा तुमको पता है ना? T। अरे पट्टिका की मोटाई जितनी है ना T, ये पता है। ये कर्ण, तो कर्ण के रूप में निकालना है। ये तो कर्ण, और ये भुजा क्या है? लंब आधार। तो लंब और आधार में क्या संबंध होता है? कॉस। कोण बताओ? लंब और आधार नहीं पूछ रहे, कर्ण और आधार में। कॉस कितना एंगल? R बराबर बोलो QN अपॉन, बोलो QR। अब Q से Q कट जाएगा? नहीं। QR इधर बुला लो। QN का मान कितना है? T अपॉन कॉस R। इतने में कोई टेंशन नहीं। समीकरण 1 और 2 में दोनों QR है ना? LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। तो देखो T अपॉन कॉस R इक्वल RM अपॉन साइन I माइनस R। तो ये RM पार्श्विक विस्थापन है। देखो, तो अगर पार्श्विक विस्थापन निकालना हो, पार्श्विक विस्थापन कितना है? RM। RM हम निकालना चाहते हैं, तो RM को इधर ही रहने दो, बाकी सबको इधर भेज दो। तो T इंटू साइन I माइनस R अपॉन कॉस R। तो पार्श्विक विस्थापन किस पर निर्भर करता है? एक तो पट्टिका की मोटाई पर निर्भर करता है और आपतन कोण पर।
और आपतन कोण पर। तो आपतन कोण के हिसाब से अपवर्तन कोण बदलेगा। सही बात है कि नहीं? इसका मतलब कांच की क्वालिटी पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि कांच अलग क्वालिटी का लेंगे तो मोड़ने की ताकत अलग हो जाएगी ना। अपवर्तनांक का मतलब मोड़ने की ताकत, अपवर्तनांक का मतलब तो अगर क्वालिटी अलग कर दोगे तो मोड़ने की ताकत चेंज हो जाएगी ना। तो इसका मतलब कांच की क्वालिटी पर निर्भर करेगा और कांच की मोटाई पर, मतलब पट्टिका की मोटाई पर, और अपवर्तन कोण, बोलो अपवर्तन कोण पर। समझ में आया कि नहीं आया? सॉरी, आपतन कोण पर। आपतन कोण पर निर्भर करेगा ना। तो आपतन कोण, अब पट्टिका की मोटाई, आपतन कोण और क्वालिटी के कारण अपवर्तन कोण आएगा। क्वालिटी कम होगी, अपवर्तन कोण ज्यादा आएगा। क्वालिटी अच्छी होगी कांच की, अपवर्तन कोण कम हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो अपवर्तन कोण इसकी क्वालिटी पर निर्भर करेगा कि इसका अपवर्तनांक कितना है। कांच भी कई टाइप के होते हैं। एक साधारण कांच होता है, एक मतलब फ्लिंट कांच होता है। हाँ, बहुत टाइप के कांच होते हैं। तो वो कांच की क्वालिटी नहीं, इस पे तो फिल्म होता है। ये कांच के साथ साथ एक फिल्म चिपका देते हैं, दिखता है, मतलब एक तरफ से दिखता है। वो हमेशा फिल्म इस तरह से रखी जाती है कि हमेशा जिधर लाइट ज्यादा होगी उधर दिखेगा। अभी बाहर लाइट ज्यादा है, अंदर, तो इसलिए बाहर दिखेगा, बाहर से अंदर नहीं दिखेगा। रात वाले टाइम पे अंदर लाइट ज्यादा होती है, बाहर कम होती है, तो इसीलिए अंदर दिखेगा, बाहर नहीं दिखेगा। समझे कि नहीं? बाहर, अंदर से बाहर देखो नहीं दिखता है, और बाहर से जो देखते हैं अंदर सब दिखता है। इसीलिए रात में लोग पर्दा लगाते हैं घर में, कि जैसे घर, पूरा घर खुला है एक हिसाब से। तुमको तो लग रहा है कांच लगा है, लेकिन वो पूरा घर ओपन है, तो इसीलिए पर्दा लगा देते हैं। तो पर्दे का मेन यूज रात में ही है। समझे कि नहीं? विरल माध्यम होगा सर, तो विरल माध्यम के लिए क्या चीज? सर ये विरल माध्यम के लिए सर ये माध्यम स्थापन के लागू नहीं होगा। कौन सा विरल माध्यम? सर जैसे सघन माध्यम में किरण आया सर। तो अब देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। शॉर्टकट में इसी को बोलते हैं TIR। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वॉल्यूम कम रखिएगा ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब समझने की कोशिश करना। देखो, शुरू में हमने जिस दिन, पहले दिन से शुरू किया पढ़ाना इस चैप्टर को, नहीं तो आप लोग पहुंच गए एकदम पहले दिन। तो आपने देखा था ये कांच था, ये वायु थी, और ये कांच था। कांच में पॉलिश वॉलिश कर दिए थे। तो ये विरल से किरण आई, विरल में लौट गई। इसको आप परावर्तन कहा करते थे। इसी को क्या कहा करते थे? विरल से विरल में लाइट लौट गई। कहां से कहां लौट गई? तो उसको क्या कहा करते थे? परावर्तन। फिर उसके बाद आप पढ़े कि सघन और विरल ऐसा था, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई, फैल गई, और या फिर विरल से सघन का विलंब की ओर झुक गई। तो इसको आप अपवर्तन कहा करते थे। इसमें सघन से विरल, विरल से सघन दोनों घटनाएं होती थी। यहाँ क्या होता था? विरल से विरल, विरल से आई विरल में गई। क्या था? विरल से आई विरल में गई। इसको आप क्या कहते थे? परावर्तन। क्या कहते थे? अपवर्तन। सघन से विरल है, विरल से सघन, दोनों देखा आपने? अरे ठीक है। अब आप देखने जा रहे हैं अद्भुत चीज। क्या देखने जा रहे हैं? ये बचा है ना अभी सघन से सघन। तो अगर सघन से आए सघन में चली जाए तो इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।
कहां से कहां चली जाए? शर्त है सघन से कहां चली जाए? सघन में चली जाए। और दोनों माध्यम पारदर्शी होने चाहिए, दोनों माध्यम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ये शर्त है। क्या है वो देखते हैं। सर इसमें एक तरफ पॉलिश नहीं है। दोनों माध्यम का मतलब जो विरल है वो भी पारदर्शी होना चाहिए, जो सघन है वो भी पारदर्शी होना चाहिए, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना दिखेगी। उसको परावर्तन कह चुके हैं, वो परावर्तन कह चुके हैं। विरल से विरल को क्या कहेंगे? वहां पारदर्शी होना दोनों माध्यम का जरूरी नहीं था। यहाँ पे शर्त है कि दोनों पारदर्शी होने चाहिए, बस एक एडिशनल कंडीशन लग गई है। क्यों होने चाहिए? टॉपिक जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे दिमाग आपका काम करता चला जाएगा। उड़ेगा भाई? उड़ेगा। अच्छा, हमने समझा कहे उड़ेगा। सुनिए, अच्छा कैसे हुआ देखिए बेटा, जादू देखो जादू। ये तो अभिलंब इसको पहचानते ही हो। ये वही गरीब आदमी। सुनो, क्या होना चाहिए? अरे नहीं यार, तुम तो अपना नियम बताओ जो पढ़े हो। दोनों पारदर्शी होते थे तो अपवर्तन होता था ना? दोनों माध्यम पारदर्शी होते थे तो अपवर्तन नहीं होता था? वही कराइए, आप काहे टेंशन ले रहे हैं? तो सघन से विरल में जाएगी तो कहां से? कह रही विरल माध्यम से दूर हो जाए। ऐसे ऐसे कहोगी बेटा, रिकॉर्डिंग में आएगा, तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी देखेंगे, कहेंगे कि विरल में कहते थे ऐसे हमारी दादी, ऐसे उल्टे सीधे बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये लाइफ टाइम है। आप बुढ़ापे में भी अपने बच्चे को कह सकते हैं हम इनसे पढ़ते थे, हमारी वीडियो देख लो। तो इसीलिए सही बात कहा करें, नहीं तो हम लाइव फोटो और दिखा देंगे इसमें। एक दिन हम रिकॉर्ड कर देंगे, जैसे पता चल जाए तुम ही लोग गधे लोग हो, है ना? अरे सही बात है, इंटेलिजेंट लोग, इंटेलिजेंट लोग, ठीक है? दूर हटेगी ना अविलंब से। हाँ, तो सही सही बात कहा करें, नहीं तो आप गलत बोलेंगे तो हम नाम भी ले लिया करेंगे कि इन्होंने गलत बोला है, जिससे याद रखें। दूर होगी ना? तो ये 1 नंबर आई। कोण थोड़ा सा बढ़ाए, और दूर जाएगी ना? सही बात है ना? सही बात है ना? और थोड़ा बढ़ाइए। ये क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है कि अपवर्तन? कुछ नहीं, लाभ खाओगे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अपवर्तन ही तो पढ़ रहे हैं अभी तक आप। फालतू बातें मत करिए कि जो टॉपिक लिख दिया परावर्तन तो आप परावर्तन बोलने लगे। क्या पढ़ रहे हैं आप? क्या पढ़ रहे हैं? अपवर्तन पढ़ रहे हैं। तो सुनो, ये एक स्पेशल घटना दिखी आपके लाइफ में कि तीसरी नंबर की किरण ये तो छूती हुई निकल गई है ना? अरे सुनो, तो ये स्पेशल कोण है, इसका नाम देंगे, बोर्ड में आएगा। हाँ, वह आपतन कोण, क्या? जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। जैसे देखो, ये आपतन कोण पे अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण ही तो है। फिर से देखो, जब ये आपतन कोण है तब ये अपवर्तन कोण है, जब ये आपतन कोण है तब ये अपवर्तन कोण है, तब जब ये आपतन कोण है तो क्या ये अपवर्तन कोण नहीं है? बोलो। वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। लेकिन अभी क्रीम पाउडर नहीं लगाए हैं भाषा में, थोड़ा क्रीम पाउडर लगाते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर संचरित होते हुआ प्रकाश, जब उसका आपतन कोण, जब क्रांतिक वो जब आपतन कोण का मान
इस प्रकार नहीं, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए परावर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए परावर्तन कोण का परावर्तन नहीं अपवर्तन कोण, वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। उस आपतन कोण को कौन सा कोण कहते हैं? क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। सघन से विरल की ओर संचरित होता हुआ प्रकाश के लिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरित होते हुए प्रकाश के लिए वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो इसकी एक सुंदर सी अलग फोटो अगर बनाई जाए, यही तो है। इसको क्या कहोगे? आईसी। क्या कहोगे? क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल, आईसी। आप हाँ, क्रांतिक कोण या क्रांतिक आपतन कोण। कई जगह पे इसे सी से लिख देते हैं, ओनली क्रिटिकल एंगल ना, सी फॉर क्रिटिकल। चल जाएगा क्या? अच्छा, ये कौन सी घटना हो रही है? अपवर्तन की परावर्तन? अपवर्तन हो रही है ना। जब भी अपवर्तन हो किसको याद करो? स्नेही बाबा को याद करो। देखिए, जिंदगी में मजे लीजिए। देखिए, स्नेही बाबा के लिए देखो, तुम जब पहले माध्यम लिख देते हैं, ई है म्यू1, यहां से चली तो जिस जहां चली उसको म्यू1 कहे तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर ले। साइन आई अपॉन साइन आर, रुक जाओ, ये फॉर्मूला होता है। अभी फॉर्मूला लिखे, अब बोलना शुरू करेंगे आप। साइन आई की वैल्यू बोलो, आईसी। दिखा कि नहीं दिखा? अरे बेटा, आपतन कोण यही है ना। तो मिटा देने इसको, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। आईसी है कि नहीं? ए रुक जा, साइन 0 चल गई है बेटा। कितना? 90 ना। अगर ये वायु है तो इसका अपवर्तन कितना होगा? और ये अगर इसको म्यू मान लिया, म्यू1 को क्या मान लिया? म्यू मान सकते हैं ना। पहले ये म्यू21 होगा कि नहीं होगा? किसने डिस्टर्ब किया है? 2 ने ना। किसने डिस्टर्ब किया? ऐसे आ रही थी, इसी ने डिस्टर्ब किया, तो म्यू21, तो ये म्यू2 अपॉन म्यू1 हो जाएगा ना। म्यू2 कितना है? म्यू1, इसकी वैल्यू साइन 90 की वैल्यू जानते होंगे। म्यू की 1 अपॉन म्यू। आईसी इक्वल्स आया अरे समझ में आया कि नहीं? आया ना। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद ना करना, यही वाला याद करना। क्यों? तो एक क्वेश्चन लिखो। ऐसे अगर दे दिया और आपने 1 अपॉन म्यू याद रखा है, दिमाग में नहीं काम करेगा म्यू किसका लिखा जाए ना। टेंशन होगी कि नहीं? उस टेंशन से बचने के लिए क्या करें? इन्हीं को याद करें। सही बात है नहीं? बोलो, बताएंगे इसके बारे में आप लोग। अरे बोलो, आईसी की वैल्यू हमको बताइए, कैलकुलेट करिए, करिए रफ में। आईसी की वैल्यू बताइए। देखो, हेलो, साइन
आपतन कोण बताओ कितना है? बोलो। अपवर्तन कोण कितना है? कितना है? साइन 90। किसने डिस्टर्ब किया है? किसने डिस्टर्ब किया है? जल का कितना होता है? कहाँ से आई है? कितना होता है? इतनी सी कहानी है। 3 से 3 कट जाएगा क्या? तो ये 1 हो गए। साइन IC इक्वल्स 8/IC इक्वल्स साइन इनवर्स 8/2। अगर ये जल से कांच में दे देते तो क्या आता? अरे सही बात है ना? बिल्कुल नहीं, तब होता ही नहीं किया, तब ये घटना होता नहीं। 1/90 अरे गधे तब होता ही नहीं, तब ऊपर से आना पड़ता किरण को। विरल से विरल में होगा क्या गधे? सघन से विरल की तरफ आना चाहिए, तब ये सुंदर सी घटना देखेंगे। अभी देखो और दोहराते हैं थोड़ा सा, इधर देखो, इधर सघन से विरल की तरफ जाना चाहिए किरण को गधे। तो अगर इसको हम जल ले लेंगे, इसको कांच, तब सघन से विरल की ओर जाएगा कि विरल से सघन की ओर जाएगा? तब तो अविलंब की ओर भागने लगेगा। इधर देखिए, इधर बहुत बड़ी बाबा ज्ञान ले नहीं रहे हो यार। इधर देखो, इधर देखो, इसके बाद की सुंदर घटना, इससे कोण बढ़ाने जा रहे हैं। देखो तो लटक जाएगी, झुक जाएगी, इसी पीछे आगे सड़क नहीं लौटेगी। लौट आई ना? लौट आई ना? इसी को क्या कहते हैं? परिभाषा देखो आ गई। आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो नहीं, तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आती है। यह घटना बोलो, आराम महसूस हो रहा है? फिर से बोलो, फिर से सुनो। आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस, यह घटना नहीं आया। फिर से एक बार बोलो। आपतन कोण में ये आई, ये ग्रेटर होना चाहिए IC से, तब उसी माध्यम में किरण कहाँ जाएगी? वापस लौटा। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जम से कि नहीं जमता? बेटा समझ में आ गया ना? वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ये भी नहीं समझ पा रहे? बैल बलो क्रीम पाउडर वाला नहीं समझ में आया। कहाँ से संचलित, कहाँ की ओर हो रही है बताइए? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर संचलित होती हुई प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, समझे? इसके बाद सुनिए, क्रांतिक कोण, जब कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। ये तो अपने माध्यम में TIR आया नहीं आया? तो क्या सघन से सघन में आ गई? अगर ये माध्यम पारदर्शी नहीं होता तो बेटा अपवर्तन होता क्या? और अपवर्तन नहीं होता तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या? है ना? नहीं तो क्रांतिक कोण ही नहीं आता। अगर पारदर्शी नहीं होता, अवशोषण हो जाता किरण का, तो क्रांतिक कोण में नहीं आता। क्या आता? नहीं आता। तो क्रांतिक कोण से अधिक कोण करते कैसे आप? आराम महसूस हो रहा होगा, पक्की बात ना? अब इसके आगे बढ़ते हैं। सर जी, आपतन कोण होने वाला है जो ये बना है? आपतन कोण का मान, ये आपतन कोण है, ये आपतन कोण है बेटा। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है। इधर वाला अब ये तो परावर्तन के नियम में यही तो पालन होगा, ये भी आई होगा।
परावर्तन अब होने लगा ना, तो परावर्तन में वही पूरा नियम पालन होगा। अभिलंब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में तो आ गया, पक्की बात ना? ये भाई आ रहा है ना? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में शायद मेरे ख्याल से आ गया होगा। तो एक सिंगल चित्र बनाया जाए कि समझ में आ गया? देखो, अगर ये ऐसे सिंगल चित्र बनाना हो, इसको ऐसे लिख दो कि ये आई ग्रेटर है किससे? ये उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। तो ये एंगल आई है, तो ये एंगल अगर आर है तो एंगल आई बराबर एंगल परावर्तन के जो नियम पालन होता है वो हो गया। अरे ठीक है ना? अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधी कुछ उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधी कुछ अभी है, टाइम हो जाएगा, आराम से बता ले जाएंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधी उदाहरण, सबसे पहला सबसे सुंदर, आपने मामा मरीज का नाम सुना है कि नहीं? रावण के मामा का नाम रहा। रावण के मामा क्या नाम था? सीता जी को हरण में किसने मदद करी थी? हिरण कौन बना था? मरीज ही तो बने थे। हाँ, मार देंगे, गरिया देंगे सब कहीं, तो डर गए मामा उनके, तो मामा ही तो हिरण बने थे। मामा के कोई इच्छा वो पता वो प्रधान था कि मतलब जो चाहे वो बन सकते हैं, तो वो सोने का हिरण बन गए थे, पता है ना? तुम्हारा पैदा होना व्यर्थ है बेटा पृथ्वी पे। बाबा ये भी नहीं पता है कि सोने के हिरण, सीता जी का हरण कैसे हुआ था, जब ये नहीं जानते हो तो पृथ्वी काहे जन्म लिए हो? चले जाओ तुम वापस, तुम्हारी यहाँ आवश्यकता नहीं है। भाई अपने जिस धर्म के भी है, जैसे अभी इन लोगों से कहें कुरान ही का हुआ, तो मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को ना। जिस धर्म में पैदा हुए उसकी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना। बाबा सीता जी का हरण कैसे हुआ था ये नहीं पता तुमको? बस चुप रहो। पूरी गर्मी की छुट्टी तुम रामायण में देखे होगे, चाहे हर घर में रामायण चली है ना। चलो लॉकडाउन में यही हुआ है। तो चलो सुनो, तो क्या हुआ कि रावण आया, उसने मामा को अपने बाधित किया कि तू हिरण बनो नहीं, मार डाला। तो जब उनको पता चला मरना है तो ऐसे भगवान के हाथ में रहेगी, अच्छा रहेगा, तो वो बन गए। अब वो लक्ष्मण जी यहाँ थे, अब उसको बहुत सारी शक्तियां थी। अब वहां पे जब इन्होंने तीर मारा तो वो चिल्लाने लगा, सीता वो नहीं, लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण। तो वो कहीं कि तुम जाओ, तो वो कहे कि नहीं हम रक्षा के लिए, भाग जाओ, दिमाग खराब है, रक्षा के लिए वो भाई मर रहा है यहाँ, तुम रक्षा कर रहे हो। जब वो रहेंगे नहीं तो हमारा क्या अस्तित्व है? भाई लक्ष्मण भी चले गए। हाँ चले गए वो भी। तो मतलब अच्छा ये बताओ, सीता जी को सचमुच दिखाई दे रहा था कि झूठ झूठ का दिखाई दे रहा था ना? तो वो भ्रम है, उसी को क्या कहते हैं? भ्रम। तो यहाँ भी आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? मरीचिका। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मरीचिका। तो ये भी भ्रम है। मरीचिका बोले तो भ्रम, मरीचिका बोले तो वो मामा मरीच के नाम से ही पड़ा, इसका नाम मरीच। मरीज नहीं, तो मरीज था, तो मरीचिका पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मरीचिका। मरीचिका माने भ्रम, सचमुच में नहीं होगा, दिखेगा। अच्छा तुम सुनो, हाँ अभी कहाँ होता है, हर जगह होता है, इसको दिखाते हैं। तो आप क्या हुआ, एक दिन पैदा हुए, एक ही दिन तो पैदा हुए थे। तो एक दिन जब आप पैदा हुए ना, तो आप पिल्ले भर के थे। तो आप बहुत लोगों के घर में फर्श रही होगी, और बहुत लोगों के घर में मिट्टी वाला घर रहा होगा। तो जिनके घर में फर्श रही होगी वो उसको गीला उला किए, उसमें खेले बोले। लेकिन उसी गीला करने के दौरान आपको एक बात पता चली, छत तो इसमें दिख रहा है,
तो ब्रेन देखो कितना इंटेलिजेंट है। जब कोई चीज उल्टा दिखे तो इसका मतलब पानी है। नहीं समझे? पंखा ऊपर टंगा था, जब तुमने गीला किया तो तुमको फर्श पे पंखा दिखा कि नहीं दिखा? दिखा ना? तो तुम इतने होशियार शुरू इतने बड़े थे, मटिया वाले थोड़ी बाद में पता चले, अभी बता रहे, सबका बता रहे। तो थोड़े से बड़े हुए तो तुमको मतलब ये पता चल गया कि पंखा नीचे तो है नहीं, ऊपर है, दिख आ रहा है, तो जहां उल्टा दिखे वो पानी है। क्या दिमाग ने सेट कर लिया? और वो लोग जो माटी के घर में पैदा हुए, मिट्टी के घर में, वो डब्बा लेके खेत जब जाना शुरू किए तो तालाब वाला पड़ता ही था, तो तालाब के किनारे वो ज्यादा समय बिताते थे क्योंकि कई बार पानी के अभाव में तालाब के आसपास जाना पड़ता। तो जब आप तालाब के पास गए तो आपको क्या दिखा? पेड़ तो पानी में दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में पेड़ पानी में, मतलब अगर उल्टा दिखे तो पानी है। फिक्स। इतना इंटेलिजेंट है, इसने फिक्स कर दिया कि जब भी कोई चीज उल्टी दिखे तो पक्का वहां, जब भी कोई चीज उल्टी दिखे पक्का वहां। ये ब्रेन की सेटिंग है, अपने आप उसने सेट कर लिया कि आज के बाद जिंदगी में मुझे कोई चीज उल्टी दिखेगी मैं जान जाऊंगा वहां पानी है। समझे कि नहीं? अब यही हुआ। चलो देखते हैं तो क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया? मरीचिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिराज। क्या बोलते हैं? मिराज। सुन लो बेटा, अब ये सतह है। अच्छा, ये हमेशा गर्मी के दिनों में दिखता है। चाचा, गर्मी के दिनों में दिखता है। भूख लगी है तब का पेन चल रहे हो तो ये आपका स्मार्ट सा ऊँट ऊँट लेके तुम जा रहे थे, क्या कर रहे थे? ऊँट लेके जा रहे थे। अरे रेगिस्तानी आदमी हो, राजस्थान के किसी जैसलमेर वैसलमेर में हो तुम। जैसलमेर एकदम रेतीला है पूरा, तो वहां जैसलमेर में आप पेड़ तो हर जगह होता है, कटीले पेड़ होंगे वहां, लेकिन होंगे पेड़ ना। अच्छा, गर्मी का दिन है, एकदम चिलचिलाती हुई गर्मी, तो नीचे की वायु एकदम गर्म होकर ऊपर चली गई, तो नीचे विरल के ऊपर विरल, नीचे विरल, गर्मी नीचे ज्यादा है ना, तो नीचे विरल ऊपर सघन सापेक्षिक रूप से। तो देखो ये इसकी किरण कहाँ से आ रही है? सघन से कि विरल से? विरल से नहीं आ रही है, सघन से। नीचे विरल है, ऊपर सघन, तो इसकी किरण सघन से विरल की तरफ आई, तो अविलंब से नीचे विरल है कि सघन है? अविलंब से दूर है, ऊपर सघन है, नीचे विरल है, अविलंब से। ये एक्चुअल में ऐसे आके ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण हो जाएगा ना। अरे कोण बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो क्रांतिक कोण से अधिक कोण नहीं हो जाएगा? और जैसे ही कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा उसका कोण आंतरिक परावर्तन। तो सघन ऊपर है, नीचे विरल है, तो सघन से सघन में जा सकती है ना। तो ये किरण ऐसे दूर जाते 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 थोड़ा सा ऐसे यहाँ पहुंची, और यहाँ से परावर्तित होकर इसके आंख पे आ गई। आंखों की औकात क्या नहीं है? तो ये इसके शीर्ष से आ रहा था, इसको लगेगा पेड़ नीचे, और ब्रेन ने क्या सेट कर रखा है पैदा हुआ से कि जहां उठा कोई चीज दिखेगा वहां, तो इसको ऐसा आभास हुआ कि आगे पानी है। अब ये ऊंट लेके वहां पहुंचा, वहां इसको पानी नहीं दिखा, फिर आगे गया, फिर नहीं दिखा। अब जितनी भी सड़कें आप देखते हैं तो उस पर आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आगे पानी है, लेकिन ठंडी में नहीं प्रतीत होता है, गर्मी के दिनों में प्रतीत होता है, क्योंकि गर्मी के दिन नीचे विरल ऊपर सघन, तो आप दूर देखते हैं तो आपको लगता है पानी है,
लेकिन जब बाइक वहां पहुंचती है तो वहां पे रियलिटी में पानी फिर आगे देखते हैं पानी है, फिर वहां पहुंचे तो पानी नहीं है। समझ में आया क्या? मृग तृष्णा मतलब प्यास पानी की। हाँ, दौड़ते रहिए वहां मिले नहीं ना, समझे कि नहीं? तो ये इसीलिए इसको मरीचिका कहते हैं, मिराज। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, पक्की बात ना। ऐसे ही उन मरीचिका होती है। क्या होता है? उन मरीचिका। खैर आपके कोर्स में नहीं है उन मरीचिका, लेकिन बता देते हैं 2 मिनट का। उन मरीचिका, उन मरीचिका एंटी मिराज या अनमिराज। तो सुनिए इसमें क्या होता है, ये ठंडी जगह में होता है। कहाँ होता है? ठंडी जगह में। जैसे ये पृथ्वी है, आप कहीं यहाँ है स्मार्टी, ये नदी में पानी है, झील, झील में क्या है भैया? पानी। ठंड बहुत जहां पड़ रही है वहां की बात हो रही, तो यहाँ पे नाव होगी कि नहीं होगी? अब नाव पे तुम बैठे होगे, कोई एक लोग तो बैठे होगे ना, यहां से प्रकाश की किरण चली। अच्छा, ठंड में नीचे सघन होगा, ऊपर विरल होगा, तो जहां ठंडा है वहां नीचे विरल, ऊपर सघन, सॉरी नीचे सघन ऊपर विरल। तो ये सघन से विरल की तरफ चली तो अविलंब से दूर, अविलंब से दूर। तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि इसका क्रांतिक कोण अधिक हो जाएगा, इसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा ना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा तो इसको ये नाव कहाँ दिखेगी? ऊपर उल्टी। समझे कि नहीं? नहीं, ये नाव उल्टी दिखेगी, हवा में ऊपर ऐसे लगेगा कि वो देखो नाव है, उल्टी है नाव, जबकि रियलिटी में नाव नीचे है। ये ठंडे जगह में दिखता है, तुमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया क्योंकि तुम ठंडे जगह में रहे नहीं हो। कितने दूरी पर तुमको कोई नाप के रखे हो कि कितने दूरी पे तुमको पानी दिखता है? जितने दूरी पे TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जितने डिस्टेंस पे हो जाएगा वहां पे आपको दिखेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद ये पढ़ने की जरूरत नहीं है मिराज। क्या पढ़ने की जरूरत है? क्या पढ़ने की जरूरत है? मरीचिका। उन मरीचिका पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ने की जरूरत है? अब इसमें सबसे मेन है ऑप्टिकल फाइबर। आजकल आप देख रहे होंगे, जहां भी देख रहे होंगे रोड खुद रही है साइड में, और उसमें पाइप डाली जा रही है ना, उसको कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या डाला जा रहा है? ऑप्टिकल फाइबर। जो स्पीड है आपकी ना, उसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। क्या बोलते हैं? एक ऐसी स्थिति आने वाली है आने वाले दिनों में, 2 GB की मूवी है, क्लिक डाउनलोड, ये स्पीड हो जाएगी, क्लिक किए डाउनलोड हो जाएगी। हाँ, तो इसको 5G कहेंगे, आने वाले दिनों में लॉन्च करने वाले मुकेश अंबानी। तो उसके पहले ये पूरे देश में क्या डाल देना चाहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। इसकी मोटाई बाल की मोटाई के समान होती है। प्रकाशिक तंतु की मोटाई कितनी होती है? बाल की मोटाई के समान होती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि तुम तो देखते हो कि इतनी मोटी मोटी पाइप पड़ रही है, तो मास्टर गलत पढ़ा रहा है ना। उसमें करोड़ों ऑप्टिकल फाइबर है। कितने हैं? करोड़ों ऑप्टिकल फाइबर को कलेक्ट करके एक साथ डाला जा रहा है। जब ये पूरे देश में फैल जाएगी चीज, तो फाइनली कहेंगे 5G लॉन्च। अब तुम स्पीड टक टक टक, ये छुए डाउनलोड। वीडियो कॉलिंग की क्लियरिटी इतनी HD क्वालिटी में आप देखेंगे एक दूसरे को आमने सामने ना। अरे सही बात है, कुछ लोग तो कह रहे हैं उसी का इंतजार है, गीगा लेवल की। हाँ, स्पीड आ जाएगी। खैर, तो आपको मिला के प्रकाशिक तंतु है कि ये जान लीजिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। रीजन, आजकल इसी पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है। तो इसको आपने आपके दैनिक जीवन में देखा है। रीजन देखा कहाँ है? पहली बार जब आप मेले में तो गए ही होंगे। मेले में वो गमले देखे होंगे जिसमें ऐसे रेशे निकले होते हैं, लाइट जलता हुआ, वो ऑप्टिकल फाइबर है। बल्ब नीचे जलाए तो रेशे ऐसे ऐसे चमकते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर वही है। ठीक, तो ये देखिए, इसको हम जूम करके दिखा रहे हैं, पतला उतना ही होता है। ठीक, अब इसके ऊपर, अच्छा ये कहाँ होता है? सघन से सघन में कि विरल से सघन में? क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन?
तो ये नीचे सघन होना चाहिए कि ऊपर? नीचे ये सघन होना चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कहाँ से होना प्रकाश की किरण इस पे डालेंगे हम, मान लो, वही तो कहाँ सघन होना चाहिए? वही सघन। ये सघन होना चाहिए ना, ये ऊपर ये विरल होना चाहिए ना, विरल होना चाहिए ना। तो इसको हिंदी में बोलते हैं आवरण। क्या बोलते हैं? आवरण या अधिपट्टन। अधिपट्टन, कवरिंग इसकी, ये कवरिंग है। ये है मेन क्रोड। क्या है? मेन क्रोड नहीं, क्रोड। क्रोड, क्रोड का अपवर्तनांक इसमें उल्टा होता है। देखिए, अंदर का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, बाहर का अपवर्तनांक कम होता है। लगभग इसका अपवर्तनांक 1.5 के करीब होता है और इसका अपवर्तनांक 1.7 के करीब होता है। तो अपवर्तनांक इसका ज्यादा हो गया तो ये सघन हो गया ना? बोलो। और ये कैसा हो गया? विरल। आवरण इसका विरल हो गया। दोनों पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी शायद आप देखे होंगे, एक ग्लू गन आती है। ग्लू गन मतलब बंदूक से उसमें चिपकाने वाला निकलता है, आर पार देखा जा सकता है ना, गोंद में आर पार देखा जा सकता है ना। तो ग्लू गन टाइप का होता है, इसके ऊपर पूरा लेप लगा दिया जाता है। इसके ऊपर क्या लगा दिया गया है? लेप। लेकिन उसका अपवर्तनांक कम होता है। अंदर ये क्वार्ट्ज का पदार्थ होता है जिसको हम लोग क्रोड बोलते हैं। किसका होता है? क्वार्ट्ज का। तो ये इसका माध्यम कैसा है? सघन। अब हम लोग जब बोलते हैं तो उसको पहले ये ध्वनि ऊर्जा है, फिर इसमें क्या लगा होता है? ट्रांसड्यूसर। क्या लगा हुआ है? तो वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत चुम्बकीय तरंगों में बदल देता है। किसमें बदल देता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों में। अब ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें यहाँ आई, अब ये कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाएगा, तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पहुंच गई, बिना एनर्जी लॉस के एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचा दी गई एनर्जी। तो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर का ये यूज है, फ्यूचर प्लान है, ये पूरा फ्यूचर में ऑप्टिकल फाइबर ही काम करने वाला है। ऑप्टिकल फाइबर के ये सब आने वाले दिनों में ऐसे वो सब लगा दिए जाएंगे, जितने भी पर्दे होंगे और ये सब, इसमें सब में बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ऑप्टिकल फाइबर। जैसे इसमें कितना भी घुमा दीजिए, कितना भी ऐसे ऐड दीजिए ना, इसको पकड़ के ऐसे ऐड दीजिए, तब भी इसमें क्रांतिक कोण से ज्यादा ही कोण रहेगा। समझे? तो इसका मतलब किरण ऐसे मुड़ के आ जाएगी। क्या होगा? जो घर बहुत अंधेरे में होंगे, खाई में, जैसे जहां पे खुदाई उदाई होती है उसकी क्या कहते हैं? कोल माइन, कोयले खान, उसमें एक ऑप्टिकल फाइबर की पाइप बिछवा दो, ऊपर लाइट पड़ेगी, नीचे उजाला आएगा कि नहीं आएगा? फ्री फोकट का, बिना रुपए का। समझे कि नहीं? अब एक इसमें पढ़ने जा रहे हैं हीरा। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हीरा। इसके लिए याद रख लीजिए, क्रांतिक कोण होता है 24.41। क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.41। और 24, रुक जाओ बिटिया, रुक जाओ, काटने लगी। 2.42 होता है इसका अपवर्तनांक। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरे का होता है 2.42। कितना होता है? 2.42 अपवर्तनांक होता है सबसे ज्यादा, और क्रांतिक कोण सबसे कम। तो देखिए, आपने नीरव मोदी का नाम सुना कि नहीं? नीरव मोदी बहुत तगड़ा घोटाला करके गए भारत में, ये सुने होंगे ना, लूट ले गए भारत को। वो एक्चुअल में हीरे के व्यापारी थे। किसके व्यापारी थे? रियलिटी में वो कांच के व्यापारी थे, हीरा बना बेच गए। कांच बेचते थे हीरे के भाव। नीरव मोदी तभी तो बहुत जल्दी अमीर हो गए। पता चला 10,000 करोड़ रुपए लेके गए, तो वो पाकिस्तान ने कहा कि इतना तो रुपया होता ही नहीं है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी से ज्यादा ले गए। अरे जैसे तुम जिंदगी में 100 रुपया देखे हो, उनका 1 करोड़ लेके गए। 1 करोड़ कहाँ होता है? वो 100 ही होता है। तो ऐसे ही है। तो हीरा देखिए, वो एक्चुअल में करते क्या थे। मान लीजिए ये हीरा लिया आपने, ये लाइट आई, विरल से सघन पे गई, तो ये ऐसे मुड़ गई। अगर ये क्रांतिक कोण से कम कोण हो गया तो ये बाहर निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ये हीरा चमकेगा नहीं। लेकिन अगर ये कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो गया, क्रांतिक कोण या उससे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ तो इसे फंस जाएगी, और ये करोड़ों बार टकराएगी, तब निकलेगी, तो ये चमकदार हो जाएगा। लेकिन वही हीरा अभी देखो पहले निकल गई थी ना। तो नीरव मोदी ने क्या किया?
जो कांच लिया उसके इतने सही शार्प टुकड़े किए कि वो क्रांतिक कोण से अधिक हो गया। ये कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो गया तो ये इसमें फंस गई किरण ना कांच में, तो कांच कैसा व्यवहार करने लगा? हीरे के जैसा। तो तराशने वाले पे ये निर्भर करता है कि नहीं? समझे? तुम हीरे हो सकते हो, तराशने वाला खराब मिल गया तो तुम कांच के भाव बिकोगे, चमकोगे ही नहीं। और अगर तुम कांच थे, तुमको नीरव मोदी मिल गए, तुमको हीरा बना के मार्केट में बेचेंगे, तो खाली तुम्हारा टैलेंट मैटर करता है कि तराशने वाले का भी मैटर करता है। तो इसीलिए अच्छा तराशने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? तुमको कैसे आदमी चाहिए? नीरव मोदी टाइप। कैसे आदमी चाहिए? तुम कांच थे भले, लेकिन तुमको मार्केट में किस रेट में बिकवाया? हीरे के भाव। ऐसा आदमी नहीं चाहिए कि तुम हीरा थे और तुमको कांच बना दिया। मार्केट में ऐसे भी तराशने वाले हैं कि हीरे को कांच बना के मार्केट में बेच देते हैं। क्यों? आपतित हुई, निकल गई तो चमका नहीं ना यार। और जब आप चमकेंगे नहीं तब आपकी वैल्यू थोड़ी होगी। वैल्यू कब होगी? जब आप चमकेंगे, आपका सिलेक्शन होगा IIT में। तो बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो गधों को IIT पहुंचा देते हैं, और बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो इंटेलिजेंट को गधा बना देते हैं। समझे कि नहीं? तो सिर्फ आपकी इंटेलिजेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, इंटेलिजेंसी पे भी डिपेंड करता है, फिर साथ साथ तराशने वाले पे भी डिपेंड करता है। अगर अच्छे से नहीं तराशा गया तो आप कांच जैसा चमकेंगे, और अगर आप कांच को भी अच्छे से तराश दिया गया तो हीरे जैसा चमकेगा। तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि खाली ऑब्जेक्ट की वैल्यू है कि तराशने वाले की भी वैल्यू है? तराशने वाले की भी वैल्यू है, प्रॉपर उतनी ही है जितना आपकी क्वालिटी की वैल्यू है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।